चाहते हैं, वो किस तरीके के से बजट चाहते हैं कि इस बार जो सरकार अंतरिम बजट पेश कर रही है वो टेक्सटाइल में क्या चाहते हैं, आयकर में क्या चाहते हैं, उन लोगों से बात करना चाहेंगे। एक हमारे साथ हैं, टेक्सटाइल उद्योग राजस्थान का उद्योग है, ऐसे में जोधपुर में क्या उम्मीदें कर? आगामी बजट जो अंतरिम बजट है मोदी जी का, उसमें टेक्सटाइल व्यापारी जो है वो बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें लगाए हैं, क्योंकि अभी जो विभिन्न विश्व में जो चल रहा है उसमें विशेषकर जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने के लिए जो भाड़ा लग रहा है उसमें काफ़ी उनको दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही साथ ऐसी कई चीज़ें हैं जिनको सरकार को उस निराकरण करना चाहिए, ताकि टेक्सटाइल उद्योग जो कि जोधपुर का एक विश्व प्रसिद्ध उद्योग है वो आगे से आगे बढ़ता रहे। जोधपुर में और क्या चाहते हैं, जिस तरीके से पश्चिमी राजस्थान सरकार से क्या चाहते हैं कि किस तरीके का बजट जो है वो होना चाहिए इसके सेंट्रल गवर्नमेंट का? जोधपुर एक राजस्थान जोधपुर है जो टूरिज़्म का क्षेत्र है, तो टूरिज़्म के लिए तो सबसे पहले क्या है कि जिस तरह से अपन देखते हैं कि टूरिस्ट के लिए जो भी टैक्स लगते हैं बाहर से आने वालों के लिए, जो अपने किराया भाड़ा है उसमें थोड़ी कटौती होनी चाहिए, और साथ ही जो आम आदमी के लिए जो इनकम टैक्स स्लैब है उसको 7 लाख से अब 10 लाख तक करना चाहिए, ताकि आम आदमी की आय आज की डेट में बढ़ चुकी है। तो हम ये चाहते हैं कि 10 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगना चाहिए आम व्यक्ति का। ये व्यापारी वर्ग से थे, इनका कहना है कि जो आम जनता है उनके लिए इनकम टैक्स की जो स्लैब है वो उसको बढ़ाया जाना चाहिए। आप कहाँ से हैं? मैं जोधपुर से। आप क्या क्या करते हैं? मैं टेंट हाउस का काम करता हूँ। तो आप व्यवसायी भी हैं, तो आप क्या उम्मीदें लेते हैं सरकार से? हम यही चाहते हैं कि भाई भाड़े में कटौती हो और सबको अच्छा हो, सबका भला हो, पब्लिक का भी भला हो और आम जनता का भी भला हो। इससे क्या है कि पब्लिक में ऐसा मैसेज जाए कि भाई ये जैसे मोदी सरकार है, मोदी सरकार का जो इन सरकार ने जो काम किया है इस मुल्क में, वैसा हम चाहते हैं कि उसको और भी अच्छा मिले और अच्छा काम करे, जिससे हमारा पार्टी को भी अच्छा लगे और परिवार को भी अच्छा लगे, सब जगह अच्छा लगे। ये व्यवसायी भी हैं, इनका कहना है कि सरकार ऐसा बजट बनाए जो सबको लगे। अब एक यूथ भी हमारे साथ है, उनसे बात करना चाहेंगे। आप यहाँ बताएंगे आप क्या उम्मीद करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से, क्या क्या कुछ होना चाहिए बजट में? बजट के लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ तो टेक्नोलॉजी से काफ़ी रिलेटेड और ये पॉइंट्स होने चाहिए बजट में कि काफ़ी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर काफ़ी ईज़ हो जाए, और बाहर जो जैसे मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है तो इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब हो सकता है, तो ताकि सब लोग को जैसे बाहर की कंपनीज़ को भी यहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने को मिले, तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात होगी और इंडिया का जो इकोनॉमी है इससे बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। ये यूथ थे, इंजीनियर भी है, इनका कहना है कि टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, साथ में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है बाहर से अगर कोई आना चाहे तो वो बढ़ाए, तो ताकि अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा तो निश्चित तौर पर जो एक्सपोर्ट भी है वो बढ़ेगा। और एक्सपोर्ट में आज की डेट में अगर बात की जाए तो अफ्रीका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का मार्केट है, और ऐसे में एक्सपोर्ट में अगर बजट के द्वारा सुविधाएँ दी जाए तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो निश्चित तौर से जो विकसित भारत की कल्पना हम कर रहे हैं 2047 में वो पूरी हो पाएगी और अर्थव्यवस्था में जो है वो इंडिया टॉप करेगा। जाहिर तौर पर राकेश। और देखिए, जो जिस भी वर्ग से हम बात करते हैं, जैसे कि आपने व्यापारियों से बात किया तो उनके अपने एक्सपेक्टेशन है, किसानों से आप बात करेंगे तो वो कहेंगे भाई हमारा सम्मान निधि का पैसा बढ़ा दो, समर्थन मूल्य गन्ने का MSP की बात करते हैं, खाद का दाम कम कर दीजिए, उस प्रकार की बातें होती हैं, तो सबकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। लेकिन 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र चल रहा है और आज बजट अगले कुछ ही पलों में जो है वो पेश होना शुरू हो जाएगा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी का रुख करेंगे, जयपुर में हमारे सहयोगी कनेक्ट है शशि मोहन शर्मा। शशि, सीधे तौर पर जैसा कि आपने कुछ देर पहले कहा कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं की जा सकती क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं के बराबर होंगी, लेकिन फिर भी जब चुनाव नज़दीक होता है तो सरकार बड़ी घोषणाएं करने से खुद को रोक नहीं पाती। अब ये वित्तीय अनुशासन कैसे सरकार बनाकर रख पाएगी, क्या चीज़ें हमें अगर हकीकत में देखें तो एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए और किसकी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है। देखिए, वित्तीय अनुशासन की कोशिश होती है लेकिन वो बजट के समय होती है। FRBM एक्ट कहता है कि
10% से ज़्यादा डेफिसिट का बजट नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार इस डेफिसिट को उबारने की कोशिश कर रही है। टूरिज्म के ऊपर बात होती है, सुरेश जी ने कहा कि टूरिज्म बढ़ना चाहिए क्योंकि टूरिज्म ऐसी इंडस्ट्री है, ऐसा सर्विस सेक्टर है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पैसा पहुंचाता है। हमारे साथ में वीरेंद्र सिंह जी जुड़े हैं, होटल एसोसिएशन से जुड़े हैं, जो सर्विस सेक्टर में बड़ी जगह रखता है। देखो, पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा था लक्षद्वीप का, उसके बाद से लक्षद्वीप में टूरिज्म में बड़ा उछाल आया, लेकिन ये बात भी सामने आई कि लक्षद्वीप होटल इंडस्ट्री के लिहाज से देख ले या दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से देख ले, वहां सर्विस सेक्टर इतना मजबूत नहीं था। तो क्या देश के अलग अलग हिस्सों में, और खासतौर से जब गोल्डन ट्रायंगल में जयपुर की अहमियत है, जयपुर दिल्ली आगरा के गोल्डन ट्रायंगल में टूरिस्ट सर्किट में, तो क्या जयपुर और बाकी राजस्थान सर्विस इंडस्ट्री के हिसाब से इतना तैयार है, और क्या अपेक्षाएं होंगी वीरेंद्र जी इस बजट से? राजस्थान काफ़ी हद तक टूरिज़्म सेक्टर में ग्रोथ के लिए तैयार है, और क्योंकि काफ़ी टाइम से टूरिज़्म इंडस्ट्री राजस्थान की एक मेन इंडस्ट्री रही है, बट फिर भी जितना ज़्यादा सरकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रूप में सहयोग मिलता है उतना ही इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल, अभी जैसे मोदी जी फ्रांस के राष्ट्रपति महोदय को लेके आए थे, और जिस हिसाब से उन्होंने जयपुर में कवरेज दिया है, उससे आने वाले समय के अंदर जयपुर और गोल्डन ट्रायंगल के अंदर टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। वीरेंद्र जी, फ्रेंच टूरिस्ट तो वैसे भी विदेशी सैलानियों में जयपुर में आने वालों में सबसे ज्यादा है, लेकिन दूसरे टूरिस्ट भी क्या इससे आकर्षित होंगे? और आपने कहा ग्रोथ की संभावना है, लेकिन क्या जयपुर और राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट अभी भी उसके अंदर बहुत गुंजाइश है। कनेक्टिविटी राजस्थान के अंदर कुछ बड़े शहरों के अंदर ही है। सड़कों की उपलब्धता पिछले 4-5 सालों के अंदर और क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी हुई है, उससे डोमेस्टिक ट्रैवलर काफ़ी बड़ा है। और ये जो इंटरनेशनल कवरेज होता है, इंटरनेशनल कवरेज का डेफिनेटली माइलेज मिलता है, बट इसको माइलेज मिलने के अंदर थोड़ा सा समय लगता है। जैसे आपने टूरिस्ट का पैसा कितने लोगों में सर्कुलेट होता है, कितने लोगों तक पहुंच रहा है, ये बताइए। ये माना जाता है और काफ़ी हद तक सही भी है कि अगर एक टूरिस्ट आता है तो वो करीबन 32 से 33 लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। और टूरिज्म की एक सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होटल्स के अंदर लगता है, बट बाकी जो सर्विसेज हैं उनके अंदर इतना नहीं लगता है। एक एग्जांपल दूं, आप कैमल राइड करवाने वाला है या कैमल सफारी करवाने वाले हैं, वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके पास ऊँट भी है, उनके पास उपलब्धता, उनको सिर्फ एक ही नई सेवा है जो देनी है, और इसके अंदर उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। और गाँवों के अंदर लोग बाग इस ओर आ भी रहे हैं। और पिछली कुछ दिनों से राजस्थान के अंदर ये जो 2-3 स्कीमें आई हैं, रूरल टूरिज़्म की, गेस्ट हाउस की, हेरिटेज की तो खैर काफ़ी पुरानी है, इनसे काफ़ी अच्छा ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है टूरिज्म की, ये वीरेंद्र जी ने बताया। लेकिन बाबूलाल जी, क्या केवल टूरिज्म अगर 32-33 लोगों तक पैसा रोटेट कराता है तो क्या ज़्यादा फोकस उसी पे कर दिया जाए, या जैसा अभी ब्रेक पर जब हम गए थे तो आप एमएसएमई का जिक्र कर रहे थे, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बाहर उठाने वाली एमएसएमई है? देखिए, मैं ये बराबर ये कहता हूँ, और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का अध्यक्ष होने के नाते भी ये कह रहा हूँ कि भारत में अगर कोई भारत की इकोनॉमी को बूस्ट कर दे, एक बात, दूसरा भारत की इकोनॉमी को संभाले रहे, तो वो एमएसएमई है। और उस एमएसएमई में जैसे 11 करोड़ के करीब अभी एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, तो ये 16 करोड़ हो सकता है इसमें कोई, तो 5 करोड़ लोगों को खाली एमएसएमई अपने स्तर पर अगर रोज़गार देती है तो बहुत बड़ी बात है। पर इसके लिए राज्य सरकार को सोचना पड़ेगा बराबर। जैसे मान लीजिए अभी इसमें अभी वाणिज्य को भी शामिल कर लिया गया, यानी व्यापारियों को भी शामिल किया। कोरोना से जो पीड़ित थे उनको कुछ देने की कोशिश भी की, कुछ इंसेंटिव्स भी दिए गए टैक्स ब्याज के माध्यम से बैंकों को, परंतु फिर भी जिन लोगों के पास में पहुंचना चाहिए था, जिनको खड़ा करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। एमएसएमई बहुत जल्दी लड़खड़ा जाती है क्योंकि उसकी पूंजी बहुत छोटी होती है, और वो अगर मान लीजिए थोड़ी भी तेजी मंदी में फंस गई या किसी का पैसा रुक गया, तो उस समय में ऐसे कोई प्रावधान केंद्र सरकार के द्वारा किए जाने चाहिए कि वो जब एमएसएमई लड़खड़ाए तो तुरंत उसको सबल मिलना चाहिए। लेकिन केंद्र ने तो मुद्रा योजना जैसी योजनाएं शुरू की, और बाबूलाल जी सुरेश जी कहा जाता ओछी पूंजी धनी को खाए, तो इस एमएसएमई को संबल देने के लिए क्या मुद्रा योजना मजबूत हुई?
हाँ, निश्चित रूप से हमने 40 करोड़ मुद्रा लोन बांटे हैं। अब वो 40 करोड़ मुद्रा लोन बांटे तो कम से कम 40 करोड़ लोगों को रोजगार तो मिला ही होगा। इसी तरीके से अभी हमने विश्वकर्मा योजना लागू की है, जो कढ़ाई वाले काम है, खाती है, मोची है, उन लोगों के लिए विश्वकर्मा योजना लाई। तो हम छोटे छोटे उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए अनेक टाइप की स्ट्रीट वेंडर स्कीम है, जो स्ट्रीट के अंदर ठेले लेके घूमते हैं उनके लिए स्ट्रीट वेंडर स्कीम। छोटे छोटे कामगारों के ऊपर बड़ा फोकस रहा आशीष, लेकिन जी जब जीडीपी की बात आती है तो सब चीजें बात आ गई, इन्वेस्टमेंट की बात आ गई, गवर्नमेंट खर्चे की बात आ गई, एक्सपोर्ट की बात आ गई। लेकिन एक चीज और देखने वाली बात है, जाहिर तौर पर जिन पहलुओं को आप उठा रहे हैं, आपने जीडीपी की बात की, ये बेहद महत्वपूर्ण, इस पर मैं जरूर आपसे बात करूंगा, क्योंकि तमाम घोषणाओं के बीच में हमें यह भी याद रखना होगा शशि कि किस प्रकार से जो है सब्सिडी का बिल बढ़ता जा रहा है, किस प्रकार से देशी विदेशी जो कर्जे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, वित्तीय घाटा सामने है, इन सब के बीच में बड़ी घोषणाओं की बात होती है। ये सब कैसे संभव होगा? दावा है कि विकास दर 7.5% के ऊपर रहेगी, जो पूरी दुनिया 4 से 5 के इर्द गिर्द घूम रही, वहां इंडिया का दावा है कि हम 7 से 5% की दर से आगे बढ़ेंगे। ये सब कैसे मुमकिन होगा, इस पर मैं आपसे करूंगा बात। लेकिन इस सब के बीच में 11 तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा देते हैं एक साथ, किस प्रकार से जो है बजट पेश किया गया। देखिए, जो 2014 में बजट सबसे पहली बार जो पेश हुआ, उसमें किस प्रकार से अरुण जेटली साहब ने बतौर वित्त मंत्री पेश किया, 15 में 16 में उन्होंने लगातार बजट पेश किया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये वो बजट की तमाम तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि 2014 से जब से मोदी गवर्नमेंट आई और मोदी 2.0 इस वक्त सामने है, जेटली से लेकर निर्मला सीतारमण तक, ये इस वक्त हम आपको 11 तस्वीरें दिखा रहे हैं। और निर्मला सीतारमण एक रिकॉर्ड आज कायम करने जा रही है, छठी बार वो बजट पेश करेंगी। मोरारजी देसाई साहब के बाद में ये दूसरी देश की लीडर है जो छठी बार जो है वो बजट पेश करेंगी। इससे पहले यशवंत सिन्हा से लेकर अरुण जेटली साहब ने, इन सभी ने 5-5 बार बजट पेश किया है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जो 11 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 11 तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि मोदी सरकार 2.0 की हम कर रहे हैं बात, और 17वीं लोकसभा का आखिरी सेशन चल रहा है। पिछला सेशन जो है आप कह सकते हैं हंगामे की भेंट चढ़ गया, हमने सांसदों का निलंबन देखा, बहुत सारी चीजें हमने देखी समझी। लेकिन इन सब के बीच में आई एम गोइंग टू बैक टू जयपुर स्टूडियो, हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशि, कनेक्टर शशि, जिस चीज से मैंने आपको इंटरप्ट किया था, मैं चाहूंगा उसी को आप आगे बढ़ाएं और जीडीपी के करेंगे थोड़ी सी बात, क्योंकि समझाइए जरा दर्शकों को कि घोषणाएं और मौजूदा हकीकत है क्या दरअसल। आशीष, घोषणाओं और हकीकत पर हम बात करेंगे, लेकिन ग्रीन जीडीपी की हम बात कर रहे थे। हमारे साथ में मनीष जी हैं जो सोलर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मनीष जी, सोलर सेक्टर कितना अहम है खासतौर से ग्रीन जीडीपी के सेक्टर में, और जो काम आप लोग कर रहे हैं, सोलर इंडस्ट्री कर रही है, वो क्या रिकॉग्निशन उसको मिल रहा है देश भर में? देखिए, आज जो आपकी देश को आगे बढ़ाने की जो कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनमें ऊर्जा सबसे बड़ी आवश्यकताओं में से एक है। जो देश अपनी एनर्जी जनरेशन या फिर एनर्जी इंडिपेंडेंस में सबसे आगे होगा, वो देश दुनिया का सिरमौर होगा। आप चाहे किसी भी बड़े कंट्री की बात करें, जो डेवलप कंट्री है, चाहे यूएस है, चाहे जर्मनी है, या फिर दुनिया की जो टॉप 5 इकोनॉमीज़ हैं, वो सारी की सारी इकोनॉमीज़ आज ऊर्जा इंडिपेंडेंस में अपने आप में स्थान रखती हैं। तो आज वो दुनिया की सिरमौर है। आज इसी तरीके से हम देखें तो अपने इंडिया के अंदर अभी भी हम पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन के मामले में डेफिसिट में हैं। तो हमारे को डेफिनेटली ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता है। और हमारे विजनरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इस समय विजन दिया है देश को ग्रीन एनर्जी का, इसमें नॉट ओनली सोलर के साथ साथ विंड, बायोमास और हाइडल और दूसरी भी अलग अलग जो योजनाएं हैं, या जो जितनी भी एनवायरमेंट फ्रेंडली जिनको कह सकते हैं, कोल के अलावा जितनी भी हैं, उनके साथ उन्होंने 500 गीगावाट का सन 2030 तक का लक्ष्य रखा है। और उस 500 गीगावाट में से सोलर नंबर 1 में है। सोलर का लगभग 292 गीगावाट का लक्ष्य है, जिसको कि 2030 तक हमें प्राप्त करना है। और उसी के तहत अगर मैं इसको एज ए बिजनेस की बात करूं, तो मैं अगर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग की बात करता हूं, तो आने वाले कुछ आगामी सालों में सोलर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर देश के अंदर लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट होगा, और जो कि हजारों के लाखों की संख्या में नई नौकरियां और नए इकोसिस्टम को जनरेट करेगा, जिसमें कि सोलर पैनल बनाने वाले होंगे, उनके साथ लगभग 15 तरह की डिफरेंट टाइप की एंसिलरी यूनिट्स होती हैं, जो कि सोलर पैनल के साथ उनके रॉ मटेरियल बनाती हैं। वो अपने देश में डेवलप होगा। अगर मैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात करूं, तो सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग है, उसके पीछे सोलर वेफर मैन्युफैक्चरिंग है, और उसके पीछे पॉलीसिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग है। तो एक कंप्लीट साइकिल चेन है। पॉलीसिलिकॉन
सिलिकॉन से लेकर सोलर पैनल तक की। और अगर ये पूरी कंप्लीट साइकिल चेन अपने देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि सन 2030 तक हम अपने देश की रिक्वायरमेंट का 45% और 2045 तक अपने पूरे देश की रिक्वायरमेंट का 75% ग्रीन एनर्जी से हम लोग प्राप्त करेंगे, जो कि फॉसिल फ्यूल क्लियर और ग्रीन एनर्जी होगी। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो काम होने वाला है वो आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने सुना होगा, हाइड्रोजन के लिए। जो अल्टीमेट फ्यूल ऑफ एनर्जी है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के साथ सरकार ने ग्रीन को जोड़ा है, मीन्स ग्रीन हाइड्रोजन। तो आगामी टाइम में जिस तरह से पॉलिसी सरकार और एमएनआरई सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, अगर स्टेट्स उसके साथ अपनी कदम ताल मिलाते हैं तो ग्रीन हाइड्रोजन जो अल्टीमेट एनर्जी है वो देश को एक नए ऊंचाइयों पे लेके जाएगी। और हम जो रेगुलर कोल और जो फॉसिल से यूज़ होने वाली जो ऊर्जा हैं उनसे अगर अपने आप को कम से कम इस्तेमाल में कर पाएँ तो जो आए दिन कोयले की समस्या है, पावर प्लांट की बंद होने की समस्या है, या हमें बिजली 10-10, 12-12 रुपये यूनिट में खरीदनी पड़ती है, उन समस्याओं से हम बहुत ज़्यादा निजात पा सकते हैं। लेकिन आपकी इस बात से इतने सारे सवाल एक साथ आ गए। बाबूलाल जी भी कह रहे थे एमएसएमई सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, लेकिन हाइड्रोजन फ्यूल की बात आप कर रहे हैं तो उसमें तो बड़े बड़े प्लेयर जामनगर में बड़ी इंडस्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं। तो एमएसएमई उसकी टक्कर कहाँ टिक पाएगा? अगर हम जो एनर्जी कंजम्पशन में पीछे हैं तो क्या ये 100 यूनिट जैसी फ्री योजनाएं उसमें कंट्रीब्यूशन दे रही है या बाधक बन रही है? देखिए, इसमें दोनों चीज़ें, जैसे आपने कहा कि एमएसएमई, आज अगर कोई एक बड़ी इंडस्ट्री लगती है तो बड़ी इंडस्ट्री को सप्लाईज देने के लिए एमएसएमई उसकी रीढ़ की हड्डी है। आज चाहे आप किसी भी बड़े ग्रुप की बात करें, आज अगर देखेंगे तो उन ग्रुप्स में आपको एक बड़ी कंपनी दिखती होगी, लेकिन उनके पीछे आज 100 कंपनी एमएसएमई की हैं जो उनके साथ मिलजुल के काम करते हैं। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, अगर कुछ साल पीछे 20-25 साल पहले आप चले जाए तो गुड़गांव और मानेसर में एक फैक्ट्री आई थी सिर्फ मारुति की बड़ी यूनिट थी, लेकिन आज उससे जुड़ी हुई हजारों एमएसएमई है जो कि उसके लिए छोटे छोटे पार्ट और उन पार्ट बनाने के लिए छोटे छोटे पार्ट बनाती है। वो सारी की सारी एमएसएमई उसी एरिया में डेवलप हुई है। ये सेक्टर भी इसी तरीके से डेवलप होगा। सोलर पैनल बनाने की फैक्ट्री नो डाउट बड़ी होती है, लेकिन उसके लिए जो सप्लाई करने वाले रॉ मटेरियल हैं उनकी फैक्ट्रियाँ छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ होती हैं जो कि 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से लेकर 2 करोड़ रुपए तक के इन्वेस्टमेंट तक की अपनी फैक्ट्री को लगा सकते हैं और सोलर में यूज होने वाले रॉ मटेरियल को बना सकते हैं और वो फैक्ट्रीज में या फिर पावर इंस्टॉलेशंस में वो सप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जो कि डेवलप होने की तैयारी में है। मनीष जी, आपसे ही जुड़ा हुआ परोक्ष रूप से सवाल है जो शैलेंद्र जी से मैं लेना चाहूँगा। शैलेंद्र जी, हम बात कर रहे थे शेयर मार्केट की। स्टॉक मार्केट को देख करके कई बार तय किया जाता है कि अच्छा है बजट या नहीं है, लेकिन क्या केवल स्टॉक मार्केट को देख करके, और खासतौर से जैसे मनीष जी की कंपनी एक साल में 73-73 रुपये से 1200 रुपये की शेयर पहुंच रहा है, तो ये तय कर लिया जाए कि सोलर एनर्जी में अच्छा इन्वेस्टमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, या स्कोप है या नहीं है? देखिए, स्टॉक मार्केट से देश की इकोनॉमी को डेफिनेटली लिंक किया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों पहले हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट कैपिटलाइज स्टॉक मार्केट बन गए हैं और पिछले साल हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो डेफिनेटली जो ग्रोथ दिख रही है, इंडेक्स जो अपन कैपिटल मार्केट का इंडेक्स हम देख रहे हैं, रेगुलरली ग्रोथ दिख रही है, वो डेफिनेटली जो बढ़ते हुए भारत की, उन्नत भारत की और विकसित भारत की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। ये डेफिनेटली इसको लिंक किया जा सकता है। तो 3 और 1 5 का बड़ा अजीब सा संयोग बन रहा है। जब हम 5th लार्जेस्ट आ गए हैं तो 3 ट्रिलियन में, और जब 5 ट्रिलियन में आना है तो 3 में आ जाएंगे। लेकिन कांग्रेस पर आरोप लगते हैं कि इसमें कांग्रेस 3-5 करती है। देखिए, मैं तो आपसे इस बात को कहना चाहूँगा कि जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एक गांव में कहावत होती है कि घी गाला हुआ अलग नजर आता है। आप भले आंकड़ों में आप कुछ भी बात करें, परंतु उसका आम जीवन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा वो सही मायने में एक लोकतांत्रिक सरकार का तो ये भी है कि घी खिलाते हैं तो कह रहे हैं हमारी तो आंख फोड़ रहे हैं। नहीं, वो कहावत है, परंतु आप आम जनता से जब आप बात करेंगे जा करके, और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जैसे हमने पेट्रोल डीजल टैक्स के जो मूल्यों पर हमने बात की, गैस सिलेंडर पर बात की, हम लोग कहाँ छोड़ के गए थे, ये लोग कहाँ ले गए। उसके अलावा आप देखिए जैसा कि शैक्षणिक संस्थानों के पे जीएसटी लगाया जा रहा है, खाद्य सामग्री पे जीएसटी लगाया गया। उसके अलावा जैसा कि अभी सुरेश जी कह रहे थे कि है ना, आप पेट्रोल जीएसटी की तो जीएसटी काउंसिल बन गई, अलग अलग राज्यों के वित्त मंत्री उसमें शामिल हैं। कांग्रेस जब सरकार थी तो कितनी बार आप लोगों ने विरोध जताया इस टैक्सेशन के सिस्टम? नहीं, देखिए, हम तो एज ए सरकार के नाते जब हम लोग गए तो वहाँ पे निश्चित तौर पे हमने वहाँ पे सुझाव भी दिए और हमने पार्टी के नाते बिल्कुल समय समय पे विरोध भी किया। और आपने देखा कि जब जीएसटी लागू हुआ था उस समय कई जो प्रोडक्ट्स ऐसे थे कि जिनकी दरें हाईएस्ट पे 28% पे थी, परंतु कांग्रेस पार्टी के विरोध का परिणाम था कि मोदी सरकार को झुकना पड़ा। और जोधपुर से राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार जोधपुर का भी रुख कर लेते हैं। राकेश, जिस तरीके
तरीके से राजस्थान को देखिए, हर किसी को, हर वर्ग को इस बजट से उम्मीदें हैं, पूरा देश की निगाहें इस बजट पे है। अगर राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान के लोगों को क्या ज्यादा उम्मीदें लग रही है इस बजट से, क्योंकि अंतरिम बजट है फिलहाल ये, तो क्या पेंशनर्स को समय पर जो सुविधा मिल सकती है वो इसमें राहत मिलेगी? 8वां वेतन का जो लागू होने वाली बात है वो मिलेगी? महिलाओं को लेकर क्या खास हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा अगर बजट का असर पड़ता है तो महिलाओं के ऊपर पड़ता है, घर के ऊपर पड़ता है, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोगों के ऊपर ये बजट का असर पड़ता है। तो क्या इस बार राजस्थान की उम्मीदें इस बजट से? अगर बात राजस्थान की उम्मीदों पे करें तो निश्चित तौर से महिलाओं को इस बार काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन अंतरिम बजट है, क्योंकि अंतरिम बजट में ज़्यादा घोषणाओं की उम्मीदें तो नहीं की जा सकती, क्योंकि लेकिन कहीं ना कहीं जो राजस्थान की जनता है उन्हें बहुत उम्मीदें हैं। हमारे साथ व्यापारी भी है और भाजपा के एमएलए भी हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे कि वो क्या अपनी सरकार से उम्मीदें करते हैं कि किस तरीके से बजट होना चाहिए राजस्थान के लिहाज से। अतुल जी बंसाली हमारे साथ है, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, किस तरीके के बजट की उम्मीदें लेके बैठे हैं आप? राजस्थान इस बार डबल इंजन की सरकार बनी है, तो मतदाताओं की भी अपेक्षा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तालमेल से जो भी योजनाएं राज्य सरकार केंद्र सरकार को भेजेगी उनके लिए बजट में पूरा आवंटन होगा। हालांकि ये इंटरिम बजट है, ये फाइनल बजट नहीं है, फिर भी मैं समझता हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक विज़न है। बजट के अंदर वो कई भेदभाव नहीं रखते हैं। बजट के अंदर भारत की 140 करोड़ की जनता को ध्यान में रखते हुए बजट दिया जाता है, और जिस तरह से उन्होंने एक नई परिभाषा दी है कि 4 प्रकार की जाति हिंदुस्तान में अब है जिनके उत्थान के लिए काम करना है। वो है किसान, दूसरा महिला, तीसरा युवा और चौथा गरीब। इन सब लोगों के लिए बजट के अंदर, चूंकि इंटरिम बजट है, जितने प्रावधान हो सकते हैं, और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए टैक्स में छूट देके लोगों के लिए खर्च के साधन और बढ़ेंगे, क्योंकि जितना खर्च बढ़ेगा उससे जीडीपी बढ़ेगी। और इस जब पूरे देश विश्व के अंदर अर्थव्यवस्था में मंदी है और भारतीय अर्थव्यवस्था प्रगति कर रही है, ठीक है राकेश, और लगातार राजस्थान से भी